सोचिए, दो बड़ी ताकतें लड़ने को तैयार, और तभी एक तीसरा खिलाड़ी आता है, एक ऐसे प्लान के साथ जो शायद सब कुछ बदल दे। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच उस बड़े संकट की जब दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी। तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये संकट शुरू कहाँ से हुआ। फिर बात करेंगे उस न्यूक्लियर मुद्दे की जो इस टकराव की असली जड़ है। और फिर पुतिन के उस हैरान कर देने वाले प्रस्ताव को देखेंगे और ये भी जानेंगे कि उसमें वो कौन सी एक बड़ी गड़बड़ थी जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। तो ये सब शुरू होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। ये वो अहम समुद्री रास्ता है, आप समझिए, जहां से दुनिया का बहुत बड़ा तेल का कारोबार होता है। और यहाँ पर अगर जरा सी भी गड़बड़ हो जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। और हुआ भी वही। 45 दिन से ज्यादा हो गए थे और पूरी दुनिया बस देख रही थी। हॉर्मुज पर नाकाबंदी हुई और कच्चे तेल की कीमतें सीधा $100 प्रति बैरल के पार। मतलब इसका असर पेट्रोल पंप से लेकर हमारे आपके घर के बजट तक हर जगह महसूस हो रहा था। और बात बिगड़ती ही जा रही थी। अब ये सिर्फ खोखली धमकियां नहीं थी। अमेरिका ने साफ साफ कह दिया था कि मिलिट्री एक्शन एक बहुत ही असल ऑप्शन है। माहौल ऐसा था मानो बस एक चिंगारी की देर थी। तो सवाल ये है कि आखिर इस सारे तनाव, इस टकराव की असली वजह क्या थी? वो क्या एक चीज थी जो हर बातचीत को फेल कर रही थी और दोनों देशों को जंग के करीब और करीब ला रही थी? और इसका जवाब एक ही चीज में छिपा है, ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की पजल का वो आखिरी और सबसे खतरनाक टुकड़ा था। और ये चार्ट देखिए, इससे पता चलता है कि ईरान उस मंजिल के कितने करीब पहुंच गया था। उनके पास लगभग 200 किलो यूरेनियम था जिसे 60% तक एनरिच कर लिया गया था। अब हथियार बनाने के लिए चाहिए होता है 90%, यानी वो उस लाइन के बहुत बहुत पास खड़े थे जहां से पीछे लौटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन देखिए, बात सिर्फ यूरेनियम की नहीं थी, बात भरोसे की थी, या यूं कहें भरोसे की जबरदस्त कमी की। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने इस बयान से बिल्कुल साफ कर दिया था कि वो ईरान की लीडरशिप को न्यूक्लियर पावर के काबिल समझते ही नहीं है, और यही अविश्वास, यही शक अमेरिका की पूरी पॉलिसी का बेस बन गया था। और ठीक उसी वक्त जब ऐसा लग रहा था कि जंग के अलावा अब कोई और रास्ता बचा ही नहीं है, सीन में एक ऐसे खिलाड़ी की एंट्री हुई जिसके पास एक ऐसा प्लान था जो शायद सब कुछ बदल सकता था। तो व्लादिमीर पुतिन का आइडिया ना बहुत सिंपल था। उन्होंने कहा, ठीक है, ईरान अपना सारा 200 किलो एनरिच्ड यूरेनियम हमें यानी रूस को दे दे। इससे क्या होता? अमेरिका खुश हो जाता क्योंकि न्यूक्लियर मटेरियल ईरान के हाथ से निकल गया, और ईरान भी खुश रहता क्योंकि उसने मटेरियल किसी दुश्मन को नहीं बल्कि अपने एक दोस्त देश को दिया था। तो देखा जाए तो ये एक विन विन सिचुएशन लग रही थी, है ना? अमेरिका के लिए एक जीत थी क्योंकि ईरान के पास अब सीधे सीधे बम बनाने का मटेरियल नहीं था, और ईरान के लिए भी एक जीत थी। उन्होंने अपना यूरेनियम दुश्मन देश को नहीं सौंपा था, जिससे देश में उनकी इज्जत भी बनी रहती। लेकिन इस परफेक्ट दिखने वाले सौदे में एक बहुत बड़ी छुपी हुई प्रॉब्लम थी, एक ऐसी सच्चाई जो इस पूरे प्लान को डुबोने के लिए काफी थी। तो क्या रूस सच में एक न्यूट्रल पार्टी हो सकता था? असल में यही सबसे बड़ी दिक्कत थी। रूस पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं था, खासकर अमेरिका। और वजह सिर्फ शक नहीं थी, वजह थे ठोस सबूत। देखिए, उस वक्त अमेरिकी मीडिया में ये रिपोर्ट्स भरी पड़ी थीं कि कैस्पियन सी के रास्ते रूस से ईरान तक हथियारों की स्मगलिंग का एक सीक्रेट रूट चल रहा था। इन रिपोर्ट्स ने ये बात एकदम साफ कर दी थी कि रूस कोई शांति का दूत नहीं बल्कि पर्दे के पीछे से ईरान को हथियार सप्लाई करने वाला एक बड़ा प्लेयर था। और जब ये सारी जानकारी पब्लिक हो गई तो सोचिए, प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए इस डील को मानना पॉलिटिकली नामुमकिन हो गया। वो अपने ही देश के लोगों के सामने कमजोर नहीं दिख सकते थे। वो एक ऐसे देश पर कैसे भरोसा कर लेते जो पीठ पीछे उन्हीं के दुश्मन को हथियार बेच रहा था। और बस इसी के साथ डिप्लोमेसी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। शांति का जो एक अकेला प्रस्ताव टेबल पर था वो भी हवा हो गया। और अब जो हालात थे वो पहले से कहीं कहीं ज्यादा खतरनाक थे। तो अब सिचुएशन ये थी कि दुनिया एक ऐसी ढलान पर खड़ी थी जहां से आगे सिर्फ तबाही थी। ट्रंप पॉलिटिकली फंस चुके थे, बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, और इजराइल, जो अब और इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं था, वो ईरान पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा था।
जाहिर है ऐसे में अमेरिका पर भी उसे सपोर्ट करने का भारी दबाव होता। इस मोड़ पर अगर हम संभावनाओं की बात करें तो हालात कुछ ऐसे दिख रहे थे। कोई डिप्लोमेटिक कामयाबी, बस 10% चांस, मामला ऐसे ही अटका रहे 20%, और मिलिट्री एक्शन यानी जंग, इसकी संभावना 70% थी। साफ था कि अगर कोई चमत्कार नहीं हुआ तो वक्त हाथ से निकल रहा था। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, ऐसे मुश्किल हालात में जहां कोई भी आसान जवाब न हो, एक सच्चा वर्ल्ड लीडर आखिर करता क्या है? क्या कोई ऐसा लीडर सामने आएगा जो शांति के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क लेने को तैयार हो, या फिर इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा और दुनिया एक और बड़ी जंग की आग में झोंक